I'm standing outside the School of Language, Literature and Cultural Studies at JNU, where students have been camping for weeks. They are protesting a facial recognition system installed at the Central Library. Students say it was set up without proper consultation. In August 2025, then JNUSU leader Nitish Kumar confirmed that a biometric system worth 20 to 30 lakh rupees was being installed. Protests briefly stopped it, but the installation resumed. Sit-ins followed and the police were called to campus. On November 21, students removed part of the machines, demanding answers about privacy and fire safety. On February 2, 2026, five JNU SU leaders, Aditya Mishra, Gopika, Sunil, Danish and Nitish Kumar, were rusticated for 2 semesters and fined rupees 20,000 each. They're also demanding that fines under CPO manual be scrapped and the bodies like GS cash be restored. The protest has also divided the campus. ABVP leader Vikas Patel has criticized heavy fines under the CPO manual, saying proper inquiries were often not conducted. But he also says vandalizing university property was not justified and that a middle path was possible. Some professors have condemned the destruction of property, invoking JNU's vision of universities as spaces for reason and debate. Outside the School of Language, Literature and Cultural Studies at JNU, students sit on stairs and lawns attending open-air lectures instead of regular classes. An address by economist Jayati Ghosh sets the tone for a movement that echoes the campus protests of 2016. But this time, students say the fight is different. They are protesting the installation of a facial recognition system that they describe as growing surveillance on campus. पिछला जेएनयू यूनियन जो चुन के आई थी, जिसमें नीतीश, मुंतेहा, मनीषा यूनियन से चुने गए थे, उसी वक्त प्रशासन ने बिना कोई डेमोक्रेटिक डिसीजन लेते हुए यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के गेट्स पे एक इन्होंने फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करने का निर्णय लिया। करीब 20 लाख रुपए, 20-30 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है। लाइब्रेरी में पिछले 8 साल में, जब मैं यूनियन का अध्यक्ष था 2018 में, उस टाइम पे उन्होंने 80% फंड कट का ऐलान किया, जिस मीटिंग में मैं मौजूद था। तब से लेके अभी तक यूनिवर्सिटी के खासकर लाइब्रेरी के फंड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए और जो रीडिंग रूम्स को एक्सपैंड करने के लिए जो वादा था, कुछ भी नहीं किया। उल्टा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो एक्सेस है लाइब्रेरी का, उसको कर्टेल करने के लिए और उसमें पैसा खर्च करने के लिए प्रशासन तैयार थी। प्रशासन ने एक तरीके से एक वर्बली उन्होंने कमिट किया कि वो कोई तरीके का एक्शन कोई तरीके का आगे नहीं बढ़ेंगे इंस्टॉलेशन को लेके, क्योंकि नया यूनियन का चुनाव था। एंड उन्होंने बोला कि यूनियन से और बाकी लोगों से कंसल्ट करने के बाद भी स्टेप को आगे बढ़ाया जाएगा। बट जो नया यूनियन का चुनाव हो रही थी, पैरेलली उन्होंने उस गेट्स को इंस्टॉल किया और उसी वक्त में एक स्टूडेंट मूवमेंट इसके खिलाफ इरप्ट हुई थी और प्रोटेस्ट हुए। और उस प्रोटेस्ट के संदर्भ में यूनियन के खिलाफ और जो लोग उसमें शामिल थे उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी और इंक्वायरी पिछले 4 महीने से चल रही थी। बट हैरानी वाली बात यह है कि उस इंक्वायरी का रिपोर्ट या उस इंक्वायरी का सज़ा तब आती है जब यूनियन ने एक मार्च डिक्लेयर किया था कैंपस में। यूजीसी गाइडलाइंस, यूजीसी इक्विटी रूल्स जब घोषणा हुए थे और कोर्ट ने जो उसको स्टे कर दिया था, अबेंस में डाल दिया था कि नया बनाने पड़ेंगे बोल के, तो यूनियन की ये मांग थी, जेएनयू का 10 साल से मांग है, छात्र मूवमेंट का 10 साल से मांग है कि एक रोहित एक्ट कैंपसेस के अंदर जो जाति के आधार पर भेदभाव होते हैं उसके लिए होना पड़ेगा। उस संदर्भ में यूनियन ने रोहित एक्ट के लिए मजबूत करने के लिए, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को मजबूत करने के लिए मार्च का कॉल दिया। और उसी वीकेंड में वीबीएसए बिल, जो यूनिवर्सिटीज़ का कंट्रोल, खासकर स्टेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का कंट्रोल और एजुकेशन सेक्टर को जो पूरा एक तरीके का वन नेशन वन एजुकेशन मॉडल में जो बदलने के लिए एक प्रक्रिया चल रही है, उसके विरोध में एक कन्वेंशन भी होनी थी। कल मार्च होनी थी। आज के रात को प्रशासन 4 ऑफिस बेरर और एक पुराने ऑफिस बेरर को रस्टिकेशन का नोटिस, 20,000 रुपये का फाइन उनके और बाकी लोगों को 19,000 रुपये का फाइन का नोटिस आता है। क्यों?
देश भर में साफ तौर पे दिखा कि पहली बार जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े दिए कि जाति के आधार पे भेदभाव होते हैं और उसके उन्होंने फैक्चुअल डाटा दिया और ये साबित भी किया कि जब वो इक्विटी गाइडलाइंस और रूल्स आए थे दे वर नॉट कंप्लीट, दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ, दे हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स। बट पहली बार इस देश में 10 साल के आंदोलन के बाद, खासकर वो भी एक कोर्ट के पिटीशन था पायल तांडवी की माँ का और रोहित वेमुला की माँ राधिका अम्मा का, जिसकी कल्मिनेशन में वो आई, उसी कोर्ट ने फटकार लगाई थी तो गाइडलाइन आए, बट उस गाइडलाइन को इस तरीके से बनाया गया कि वो उस पर अबेंस हो जाए, आई मीन कोर्ट उसको खारिज कर देगा। प्रोफेसर्स खुद जाते थे एंड अटेंडेंस फुल होती थी उसकी, और वो ओपन में हो रहा था। और कैंपस में जो आरोप हम पे लगता है कि ये पढ़ते नहीं हैं, ये आगे नहीं बढ़ते हैं, आप सोचिए इतने सालों से आरोप है, तभी भी NIRF के रैंकिंग में आप कोई भी देश भर क्या दुनिया भर के रैंकिंग में उठा लीजिए, अभी भी JNU नंबर 1 है। JNU को तोड़ के ना गलगोटी आगे पहुंच पाया है, ना ही इस तरीके का तमाम यूनिवर्सिटियां आगे पहुंच पाया है। JNU के अंदर साइंसेस, जनरल सोशल साइंसेस के लिए लोग ऐसे जानते हैं, बट JNU का प्योर साइंसेस और साइंसेस सबसे शानदार डिसिप्लिन है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो साइंसेस, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, लाइफ साइंसेस, प्रेस्टिजियस जर्नल्स, प्रेस्टिजियस पेटेंट्स, प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस, फैकल्टी हमारे पास थे लैब्स के। तो इन लोगों की रिसर्च, इन लोगों की कैपेबिलिटी हम लोगों को मालूम है और दुनिया को भी मालूम था, बट हमें कभी इस तरीके का ज़रूरत नहीं पड़ी कि साबित करने के लिए कि वी आर द नंबर 1, बिकॉज एंड ये कैंपस नंबर 1 इसलिए हुआ क्योंकि कोई वाइस चांसलर यहाँ पे आके फरमान नहीं दिया, स्टूडेंट्स और फैकल्टी मिल के रिसर्च किए हैं, मिल के पढ़ाई किए हैं और क्रिटिकल थॉट में इंगेज किए थे। और उसका उदाहरण हर बार जब भी कैंपस प्रोटेस्ट के मोड में गया है या प्रोटेस्ट के मोड में रहा है, बट एजुकेशन पे इम्पैक्ट नहीं हुई। तो मैं अभी दरअसल आ ही रहा था उस तरफ, मैंने देखा प्रोफेसर सुरजीत मजुमदार अपने इकोनॉमिक्स का क्लास ले रहे थे, एंड देवर हिज होल क्लास वाज सिटिंग देयर एंड दे वर पैशनेटली डिस्कसिंग। लोग बगल से जा रहे हैं, नेदर आर दे डिस्ट्रैक्टेड, नेदर आर देर डिस्करेज्ड, दे वांट the learning process to continue. At the same time, they believe what is happening right now is unjust. This is not the way university has to function. अभी तो और खुलासे चीज़ें बाहर आएगी। वाइस चांसलर के ऊपर करप्शन के आरोप है। कैंपस के अंदर यूनियन ने पर्चा लाया, उन्होंने बोला कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है 13 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लेके नॉन टीचिंग स्टाफ जिनकी मेरिट लिस्ट में एकदम नाम नीचे थी, उनको आगे करके उनको नौकरी दिलाया गया। और ख़ासकर एक ही गांव के, एक ही जगह के लोग हैं। और ये पहली बार नहीं है वाइस चांसलर के लिए, शायद जब वो पुराने अपनी यूनिवर्सिटी में थी वहाँ पे भी इसी तरीके से जो फॉरेन सीट्स होते हैं उसमें इंडियन नेशनल्स को भर दिया था 15%। उसमें उनकी वो गिल्टी पाई गई थी, उनकी इंक्रीमेंट रोके गए थे, और तो उनकी करप्शन की सिलसिला जारी है, ये बात कभी नहीं बोलेंगी वो, बट साथ में वो हम लोगों को इस तरीके का ज्ञान देती रहेगी। और आजकल ज्ञान देना अनिवार्य हो गया है। मुझे लगता है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर जी से ही सबको मिलता है कि जितना ज्ञान आप देंगे उतना आगे बढ़ने की कोशिश, और आपस में भी लोगों की कंपटीशन रहती है कि अगर मामिडाला जगदीश कुमार को यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए और हायर एजुकेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए पद्मश्री मिल सकता है, तो उस रास्ते में हमको भी जाके शायद पद्म विभूषण या भारत रत्न मिल जाए। यही आम चर्चा है इस कैंपस में, लोगों का यही कहना है, इसलिए वाइस चांसलर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, एंड ये मामला अब खुल गया है। 10 years after the 2016 protest led by Kanhaiya Kumar, many say the campus has changed. Teachers point to leaking library roofs, reduced funds for seminars and books, and increasing administrative control. Vice Chancellor also faced criticism recently over remarks about Dalits that triggered calls for her resignation. JNU TA President Surajit Majumdar says rustications are being used to weaken the student unions. He argues that while spending on salaries continues, academic resources are shrinking. तो अभी विश्वविद्यालय में जो स्थिति है वो इसलिए बनी है क्योंकि विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है और जो कुलपति हैं उनका विश्वविद्यालय चलाने का जो नज़रिया और प्रक्रिया है उसमें सब फैसले जो हैं वो उनका लेने की प्रक्रिया में केंद्रीकरण हो गया है वाइस चांसलर के ऑफिस में, और जो एक बातचीत के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से, जिसमें सभी
विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, स्टाफ है, वो उनके शामिल वो सब शामिल हों जिस बातचीत में, उसके माध्यम से जो फैसले लेने की प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दी गई है। और इसके साथ साथ इसको बनाए रखने के लिए एक लगातार ये भी प्रयास चल रहा है कि किसी भी विरोध का जो है, विरोध अगर इन प्रक्रियाओं के प्रति हो या फैसलों के प्रति हो या ये फैसले लेने की प्रक्रिया के प्रति विरोध हो, तो उसको कुचलने के लिए भी जो है अनुशासनिक कार्रवाइयों को इस्तेमाल करने की एक प्रक्रिया और दूसरे तरीक़ों को भी इस्तेमाल जो है हम देख रहे हैं। ये अध्यापकों के विरोध भी होता है, विरोध में होता है, छात्रों के विरोध में भी होता है। तो ये जो आज की स्थिति विश्वविद्यालय में है, ये इसी प्रक्रिया के कारण हुई है। जिस फैसले का विरोध छात्र कर रहे थे, वो फैसला ही इस तरीके से लिया गया है, उसकी कोई ज़रूरत या प्राथमिकता का कभी आज तक उसको नहीं दिखाया गया कि वो ज़रूरत थी विश्वविद्यालय की। और जो उस पर विरोध हुआ, उसके विरोध को कुचलने के लिए छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों को जब निष्कासित किया जाता है, इसका मतलब यह है कि आप छात्र संघ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, केवल उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति अगर बनी रहे तो इस फैसले का भी विरोध होगा। ठीक है, तो वो विरोध अभी चल रहा है। इसको कोई बातचीत की प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई शुरू नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये जो संकट की स्थिति बनी हुई है ये बनी रहेगी जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन अपने काम करने के तौर तरीकों में एक बुनियादी परिवर्तन नहीं लाएगी। Teachers and students say this protest reflects bigger changes over the past decade. Some faculty members argue that academic spending on seminars, journals, and infrastructure has reduced while administrative control has increased. The issue has now divided the campus community. Some professors have condemned the vandalism of university property, saying destruction cannot be justified in the name of protest. The ABVP has also criticized heavy fines under the CPO manual, while also stating that damaging the machines was not the right approach. Students, however, argue that surveillance, curfews, and online course models are restricting access and weakening the character of a public university. बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स रात भर पढ़ते हैं 2 बजे तक, 4 बजे तक, कई लोग सो कर आते हैं 3-4 बजे तक लाइब्रेरी में, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। ये यहाँ की रवायत है, जागते हैं फिर चाय पीते हैं, बात होती है स्टूडेंट्स के बीच में। उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। इनकी जो आइडियोलॉजी है उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि पढ़ाई लिखाई बंद हो, पढ़ाई लिखाई लाइब्रेरी पे कर्फ्यू टाइमिंग लगे, फिर महिलाओं के हॉस्टल्स में कर्फ्यू टाइमिंग लगे। तो पुलिस के दम पे जब एक जगह वो FRT लगा सकते हैं, तो पुलिस के दम पे ये हमारे हॉस्टल्स में भी लगा सकते हैं, ये हमारे गेट्स में। तो ये जो ओपन स्पेस है कि लेक्चर्स होते हैं तो बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे सुनने के लिए, ये JNU है, उस चीज़ को ख़त्म ये जामिया बनाना चाहते हैं। बहुत अफसोस है हमारे जामिया के साथी जब हमें बताते हैं कि पर्चा नहीं बांट पाते हैं वो, हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए हम लड़ रहे हैं कि हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर एक बात पे डिबेट करें, डिसेंट करें।